हेलो एवरीबॉडी, मैं लेकर आ चुका हूं आपके सामने हिस्ट्री ऑनर्स पेपर का पूरा कंप्लीट सिलेबस। और हां, साथ ही साथ अगर आप हिस्ट्री को माइनर पेपर के रूप में भी रखना चाहते हैं तब भी मेरे दोस्तों आप इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखकर समझ लीजिए कि आखिरकार हिस्ट्री में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है। मेरे भाई, जैसे कि आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि हमारा ग्रेजुएशन में टोटल हमारा 7 सब्जेक्ट होता है भाई। कितना? इन 7 सब्जेक्ट में टोटल हमारा 500 मार्क्स का एग्जाम होती है, जिसमें अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका मेजर पेपर का और हमारा माइनर पेपर जो बदल के एसी पेपर किया गया है। यानी आपका एसी पेपर और हमारा जो मेजर पेपर है उनका सिलेबस के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर बाकी सारे पेपर, एमडीसी पेपर का, बीएससी पेपर का, सेक पेपर का, एएसी पेपर का, आईकेएस पेपर का भी सिलेबस बता दीजिए, तो कमेंट सेक्शन में दबा के कमेंट करेंगे, मैं आपके सामने लेकर आने की पूरी प्रयास करूंगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कोई भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे सेमेस्टर 1 में अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों हमारे यहां पे हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, जियोग्राफी ऑनर्स, आप कोई भी ऑनर्स पेपर लिए हैं, सारे ऑनर्स पेपर के कोर्सेस यहां पे अवेलेबल है। एवरीडे 2 टाइम्स क्लासेस होती है, जहां पे अलग अलग टीचर्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बिना देर किए जाकर के आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। कोई भी दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, आपका हमारा टीम रिप्लाई करेगी। ठीक है, आइए तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो समझने आए भाई कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, एकदम विस्तार पूर्वक बता रहा भाई, एकदम बेहतरीन तरीके से देखिए मेरे भाई, आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट मेरे दोस्तों इसी लैंग्वेज में आपका सिलेबस था, इस कारण से मैं आपके सामने इसी लैंग्वेज में लेकर आया हूं, बट मैं समझा रहा हूं, समझिए। यूनिट नंबर 1 हम लोग क्लास 12 में पढ़ते थे क्या? चैप्टर। यस या नो? यहां पे चैप्टर नहीं, यूनिट मिलेगा, उस यूनिट के अंदर में आपको चैप्टर पढ़ना होगा। जैसे यूनिट नंबर 1 में आप लोगों को 3 चैप्टर पढ़ना होगा। पहला चैप्टर की अगर हम बात करें तो दोस्तों पहला चैप्टर पढ़ना होगा भारतवर्ष को समझना, यानी भारतवर्ष की अवधारणा को समझना, भारतवर्ष का नामकरण क्या है, भारत का नाम कैसे मिला है वो पढ़ना होगा। साथ ही साथ आपको इसका चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना होगा क्या? भौगोलिक विविधता, यानी हमारा प्राचीन भारत में भारत की जलवायु कैसी थी, प्राचीन भारत में भारत की मिट्टी कैसी थी, प्राचीन भारत में वन और फसल कैसे होते थे, यह आपको डिस्कस करना है भाई। ठीक है, अभी देखते जाइए। इसके बाद दोस्तों अगला डिस्कस करना है समय की भारतीय अवधारणा, यानी हमारा समय में समय के साथ साथ भारतीय प्राचीन काल में कैसे तब्दील हुआ, परिवर्तन हुआ, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। सारा कुछ मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा, घबराना थोड़ा सा भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों जब हम लोग यूनिट नंबर 2 की ओर मूव करते हैं तो यूनिट नंबर 2 में दोस्तों हमारा 3 चैप्टर पढ़ना होता है। टोटल हम लोगों को यूनिट नंबर 2 में 3 चैप्टर पढ़ना होता है। पहला चैप्टर की अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना है सर? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिककालीन भारत के बारे में पढ़ना होगा। प्राचीन कालीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक कालीन भारत, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना होगा भारतीय इतिहास का काल विभाजन कैसे हुआ, भारत का जो काल विभाजन है ना भाई, भारत के इतिहास का जो काल विभाजन है, अलग अलग खंडों में जो विभाजित किया गया ये कैसे हुआ वो पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़ना होगा भारतीय इतिहास का काल विभाजन के बाद भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत, जो यहां से एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का कंफर्म है कि हर साल आता है। यहां पे आपको पढ़ना होगा भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत, फिर आपको पढ़ना होगा प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत, फिर आपको पढ़ना होगा मध्यकालीन भारत के साहित्यिक स्रोत, फिर आपको पढ़ना होगा आधुनिक भारत के साहित्यिक स्रोत। मतलब साहित्यिक स्रोत से एक क्वेश्चन आपके पेपर में कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% छपेगी। ठीक है, इतना सारा चैप्टर जो आपको पढ़ना होगा यूनिट नंबर 2 के अंदर में। क्या सर? यूनिट नंबर 2 के अंदर में आप लोगों को पढ़ना। अब हम लोग मूव करते हैं सर हमारा पुरातात्विक स्रोत में क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में ही पुरातात्विक स्रोत में पढ़ना है कि प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोत, मध्यकालीन भारत के पुरातात्विक स्रोत, आधुनिक भारत के पुरातात्विक स्रोत पढ़ना होगा। इतना आपको डिस्कस करना होगा। साथ ही साथ ग्रीक भाषा, चीनी भाषा, अरबी भाषा, यूरोपीय भाषा आपको पढ़ना होगा। देन आपको डिस्कस करना है मेरे भाई क्या? भारतीय मेरे दोस्तों परंपरा और संस्कृति। ठीक है, भारतीय साहित्य की महिमा, वेद, वेदांग, उपनिषद पढ़ना होगा। यानी जो हमारा वेद 4 है, वेदांग जो 6 है, उपनिषद जो हमारा 108 है, इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ना होगा। इसके बाद दोस्तों महाकाव्य, जैसे हमारा रामायण हो गया,
है ना भाई। महाभारत हो गई, इसके बारे में पढ़ना होगा। देन आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पे आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ना होगा। फिर आपको भारतीय शाक्य प्रणाली यानी मेरे दोस्तों हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ना होगा। जो आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय है आप लोगों ने पढ़ा होगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं आपका यूनिट नंबर 2 में दोस्तों आपको इतना सारा देखना है। यूनिट नंबर 3 में फिर आपको ध्यान देना भाई, धर्म और दर्शन के बारे में पढ़ना होगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म के बारे में पढ़ना होगा, है ना। इसके बाद हमारा चैप्टर 5 में पढ़ना होगा वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, कैसे वसुधैव कुटुंबकम के बारे में पढ़ना होगा। घबराना नहीं है, सारा क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, घबराना नहीं है, याद रखिएगा। इसके बाद प्राचीन भारत में राजवंश संरचना, कुल, परिवार, गांव, जनपद कैसा होता था, इसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करना होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं दोस्तों क्या यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 में आपको क्या पढ़ना होगा, प्रौद्योगिक यानी टेक्नोलॉजी और आर्थिक परंपराएं। प्राचीन भारत में वन्यजीव एवं प्रौद्योगिक विकास कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद आपको भारतीय अंग प्रणाली के बारे में डिस्कस करना होगा, भारत का अंग प्रणाली क्या है यह आपको डिस्कस करना होगा। इसके बाद प्राचीन भारत में लोग गणित के इस्तेमाल कैसे करते थे, प्राचीन भारत में लोग चिकित्सा के इस्तेमाल कैसे करते थे, प्राचीन भारत में लोग वाणिज्य व्यापार कैसे करते थे, यह आपको डिस्कस करना होगा। भारतीय आर्थिक परंपरा, भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमि, वन, कृषि के कैसे उपयोग होता था, इसका विशेषता क्या थी, प्राचीन भारत में भूमि, जंगल और वन का क्या उपयोग होती थी, क्या क्या क्वालिटियां थी, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करना होगा। देन आपको व्यापार के बारे में और वन्यजीव के बारे में डिस्कस करना होगा कि समुद्र के मार्ग के द्वारा कैसे व्यापार होती थी, इसके बारे में भी आपको फुल्ली डिस्कशन करना होगा। ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये एक चैप्टर के अंदर में, मतलब यूनिट नंबर 4 के अंदर में इतने सारे चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, जो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताया हूं। अभी जो मैं आपको सिलेबस दिखाया हूं, ये सिलेबस हमारा बीबीएम के यूनिवर्सिटी है, विनोद बिहारी महतो कल्याणचंद यूनिवर्सिटी। अब मैं आपको दोस्तों अगला यूनिवर्सिटी का दिखा रहा हूं, गौर से देखेंगे भाई। अगला यूनिवर्सिटी दोस्तों हमारा ध्यान देखेंगे। अब अगला है दोस्तों हमारे क्या क्या गौर करेंगे भाई। अगला हमारा भाई क्या, अगला यूनिवर्सिटी का है पूर्व इतिहास, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो हमारा फर्स्ट क्लास में क्लास किए होंगे उनको पता होगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल कैसे दोस्तों मैंने नींबू की रस की तरह निचोड़ के आपके खोपड़िया में मैंने कैसे घुसाया, है ना भाई। इसके बाद आपको पढ़ना होगा क्या, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और दृष्टिकोण, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत, मतलब साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है आपको पढ़ना होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत और प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ना होगा। ओके, आइए अब बात करते हैं दोस्तों यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 3 में आदि इतिहास यानी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। आपको क्या करना होगा भाई, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में वर्णन करना है। जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है क्लास 12 में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ चुका है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना पर प्रणाली पर विशेष प्रकाश डाले, है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स का आएगा। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 4 में वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना होगा। वैदिक सभ्यता में क्या, समाज के बारे में पढ़ना होगा, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना होगा, राजनीतिक और धर्म के बारे में भी आपको डिस्कस करना होगा। वैदिक सभ्यता दोस्तों हमारा ऋग वैदिक काल के बारे में आपको डिस्कस करना है। फिर हमारा उत्तर वैदिक काल की सभ्यता के बारे में डिस्कस करना है। यानी वैदिक काल में दोस्तों आपको उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल दोनों काल को पढ़ना होगा। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल आपको दोनों ही काल के बारे में डिस्कस करना होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं सर। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना होगा धार्मिक आंदोलन, जैसे हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ना होगा, जो मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा। इसलिए तो बार बार कह रहा हूं कि अगर आप में से स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, प्ले स्टोर में जाइए, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद हमारे एप्लीकेशन पे कोर्सेस अवेलेबल है। फटाफट जो जल्दी से जाकर के ज्वाइन करके हमारे साथ एवरीडे 2 टाइम्स जुड़ के 2 टाइम क्लास करके आप अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं अभी से। इसलिए मेरे दोस्तों लेट ना करिए, फटाफट जाकर के कोर्स को ज्वाइन कर ले। अब आते हैं दोस्तों अगला। अब हाँ, कोर्स को ज्वाइन करने में किसी को कोई भी दिक्कत होगी, नीचे नंबर हो रही है भाई, इस नंबर पे आप लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं भाई, कॉल कर सकते हैं।
453896। ठीक है भाई, देखिए अगला पढ़ना भाई, मगध का सर्वोपरि राजनीतिक शक्ति के रूप में, यानी आपका हर्यवंशक से लेकर नंदवंश तक पढ़ना भाई। यानी मगध साम्राज्य, इतने बड़े साम्राज्य शक्तिशाली कैसे बना, इतने बड़े मगध साम्राज्य का पतन कैसे होगा, यह पढ़ना होगा आप लोगों को। साथ ही साथ मगध वंश में ही आपको पढ़ना होगा, हर्यक वंश से लेकर के नंद वंश तक आपको डिस्कस करना है। फिर आते सर अगला मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको डिस्कस करना है। किसके बारे में मेरे शेर सरनियों, तो बताएंगे सर मौर्य साम्राज्य में, यानी हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का नींव रखा, स्थापना किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियां के बारे में डिस्कस करना है। अशोक के धम्म की अवधारणा क्या है सर, अशोक का जो धम्म है इसकी अवधारणा क्या है और इसका प्रचार करना है। अशोक ने जो कलिंग युद्ध किया था, उसके बाद अशोक ने धम्म शुरू किया। आप सभी को पता है कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध करवाया था, उसी के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ना होगा। वहां पे थोड़ा सा कम विस्तार से पढ़े थे, यहाँ पे डिटेल्स में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, घबराने नहीं है। मौर्य प्रशासन की प्रकृति और विशेषता क्या है, मौर्य साम्राज्य का जो स्थापना किया था हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो मौर्य साम्राज्य की प्रकृति और विशेषता क्या है, यह भी आपको डिस्कस करना होगा। इसके बाद संगम युग, फिर राजनीतिक, सामाजिक और साहित्य इतिहास के बारे में डिस्कस करना होगा। यह हमारा यूनिट नंबर 2 में इतने सारे चैप्टर को आप लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए सर अब आते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में पढ़ना होगा गुप्त की आयु। गुप्तों की क्या करना है मेरे शेर सरनियों, तो बताएंगे सर गुप्तों की आयु के बारे में डिस्कस करना है। यानी चंद्रगुप्त प्रथम, जो हमारे चंद्रगुप्त प्रथम थे, इसके बारे में पढ़ना होगा। द्वितीय मेरे दोस्तों पढ़ना होगा क्या, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना होगा। फिर आपको समुद्रगुप्त, जैसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आपको चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना होगा, है ना भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना होगा। आते से चैप्टर नंबर 4 में आगे देखिए, संस्कृति विकास, कला, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, साहित्य, धर्म, मध्य एशिया के साथ सांस्कृतिक संपर्क बनाओ, राज्य और प्रशासनिक संस्था। यानी प्राचीन भारत में, यानी हमारे भारतीय इतिहास काल में कैसे चित्रकला था, कैसे साहित्य था, कैसे मूर्तिकला थी, इन सब चीजों के बारे में पूरा डिटेल्स में दोस्तों क्या करना होगा, डिस्कशन करना होगा। ठीक है, आइए गिरावट की बात करें, कृषि संरचना, भूमि अनुदान, सिक्का युग और मुद्रा प्रणाली और व्यापार, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है। आई होप मेरे भाई कि आप सभी को बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा, है या नहीं भाई। अब आते हैं दोस्तों हम लोग हर्षवर्धन, किसके बारे में पढ़ेंगे सर, आगे हम लोग को डिस्कस करना है हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में। किसके कारण में, हर्षवर्धन का प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, हर्षवर्धन का विजय कैसा रहा, इसके बारे में डिस्कस करना होगा यूनिट नंबर 3 में। अब आते हैं दोस्तों हम लोग यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ना भाई, चालुक्य वंश, राजनीति और अर्थव्यवस्था, कला और धर्म के विशेष संदर्भ में संस्कृति विकास। देखिए फिर आपको पढ़ना होगा पल्लव वंश, किसके बारे में पढ़ना होगा, तो मेरे भाई पल्लव वंश के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना है। पल्लव वंश राजनीति और अर्थव्यवस्था, कला और धर्म के विशेष संदर्भ में सांस्कृतिक विकास, इसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए राजनीतिक विकास, अब आपको क्या पढ़ना होगा मेरे भाई, तो बोलेंगे सर राजनीतिक विकास, प्रतिहार, पालो, राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ना होगा, चोल वंश के बारे में पढ़ना होगा। इन सब वंशों के बारे में आपको यहां पे यूनिट नंबर 4 में डिटेल्स में पढ़ना है। अभी देखते जाइए सिलेबस। ठीक है, अभी जो मैं दिखा रहा हूं आपका ये हिस्ट्री का हमारा विशेष प्रकार का मेरे दोस्तों क्या है भाई, सिलेबस है। ठीक है, समझ रहे मेरे भाई। चलिए सर अब आते हैं दोस्तों अगला, गौर करेंगे मेरे भाई। अगला अगर हम गौर करें तो अगला दोस्तों जो आपको पढ़ना होगा मेरे दोस्तों, वो आपका सिलेबस किसका, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, वो आपका है दोस्तों, यहां पे देखिए आपको पहला पढ़ना होगा अगला। ये जो मैं अभी आपको दिखाया हूं वो आपका था किसका, तो बताएंगे सर माइनर पेपर का था। ठीक है भाई, जो दोस्तों आप लोगों को कहां पढ़ना है, तो एसकेएम यूनिवर्सिटी में। कहां पे पढ़ना है, एसकेएम यूनिवर्सिटी में। जो अभी हम लोगों ने सिलेबस का डिस्कशन किया वो आपका एसकेएम यूनिवर्सिटी का है भाई। ठीक है, आइए बात करें दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। अभी जो डिस्कस करने जा रहा हूं ये आपका VBU यूनिवर्सिटी हजारीबाग का है भाई। किसका है सर, VBU यूनिवर्सिटी हजारीबाग का है। ठीक ना, तो हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विशेषता क्या है और हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये आप लोगों के सामने मेरे दोस्तों डिस्कस करना है। फिर आप लोगों के सामने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना होगा वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ना है भाई, वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति कैसी थी,
वैदिक सभ्यता की आर्थिक स्थिति कैसी थी, वैदिक सभ्यता की राजनीतिक स्थिति कैसी थी और वैदिक सभ्यता की धार्मिक स्थिति कैसी थी। मैंने अभी आप लोगों को कहा कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना होगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ना होगा। फिर मैंने आपको बताया कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आप रिलेटेड है आपको वैदिक काल और ऋग वैदिक काल के बारे में आपको पढ़ना होगा, यानी उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल के बारे में आपको पढ़ना होगा, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं दोस्तों अगला जो हमारे चैप्टर है दोस्तों, अगला चैप्टर हमारा कौन, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या कहता है भाई, धार्मिक आंदोलन। क्या कहा मैंने, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना होगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आपको पढ़ना होगा, इसे आप लोग याद रखिए भाई। ठीक है, चलिए सर अब आगे बढ़ते मेरे भाई, आगे क्या है सर, तो आगे बढ़ते दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में क्या करना होगा भाई, हजारीबाग यूनिवर्सिटी वाले ध्यान देंगे, मगध साम्राज्य का उत्कर्षण कैसे हुआ, मतलब मगध साम्राज्य का विकास कैसे हुई, इतना बड़ा मगध साम्राज्य का पतन कैसे हो गया, मतलब मगध साम्राज्य के बारे में पूरा डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ना है भाई। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला अगर हम बात करें तो अगला दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों को क्या पढ़ना होगा, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में क्या पढ़ना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में पढ़ना होगा मेरे शेर सरनियों, तो बताएंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना होगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। फिर आपको अगला पढ़ना है दोस्तों अशोक का धम्म, अशोक का कलिंग युद्ध पढ़ना है, अशोक की अवधारणा पढ़ना है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। अब आते दोस्तों चैप्टर नंबर 5 का यूनिट नंबर दोस्तों हमारा आते दोस्तों चैप्टर 3 चैप्टर में मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ना होगा, मौर्य प्रशासन चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इसके बारे में पढ़ना होगा। मैंने स्वरूप कैसा भाई, मौर्य प्रशासन का स्वरूप कैसे रहा, मौर्य प्रशासन का अधिकारी कैसे रही एवं स्रोत कैसा था। फिर मौर्य साम्राज्य इतने बड़े साम्राज्य जिसका स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, आखिर इतने बड़े साम्राज्य का अंत कैसे हो गया, इन सब के बारे में आपको डिस्कस करना होगा। ठीक है भाई, अब आइए मेरे भाई, अब आप लोगों को दोस्तों अगला मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उससे पहले मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे सेमेस्टर 1 में सभी सब्जेक्ट का, सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं, सभी सब्जेक्ट का पूरा डिटेल्स में पढ़ना है और जो पढ़ाऊंगा वही क्वेश्चन पेपर में आना चाहिए, तो मेरे दोस्तों अभी जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और यहां पे हमारा हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी का कोर्सेस अवेलेबल है। आप लोग फटाफट जाकर के इस कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह शाम को जुड़ के आप अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स को मेरे भाई किसी भी प्रकार की पेमेंट करने में या कोर्स के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करना है तो इस नंबर पे दोस्तों आप लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं भाई, हमसे बातचीत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे भाई, तो बोलेंगे सर डायरेक्ट हमसे आप बातचीत कर सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर है, आप कॉल कीजिएगा मेरे दोस्तों, मैं पूरा डिटेल्स में कोई भी चीज को बताऊंगा। ठीक है, ये जो मैं अभी आपको बताऊं ये एसकेएम यूनिवर्सिटी था, बीबी यूनिवर्सिटी था और आपका बीबीएमके यूनिवर्सिटी था। इसके अलावा अगर आप कोई और सब्जेक्ट का या कोई और यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं वेट करता हूं आपका कमेंट सेक्शन का, जैसे कमेंट आएगी वैसे रिप्लाई करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, इस व्हाट्सएप ग्रुप को एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे।